हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, लोकसभा राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देख लिया था, किस तरीके से उनकी वोटिंग होती है, कितना उनका नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं पावर और फंक्शन के बारे में। जो पार्लियामेंट होता है वो हमारे इंडिया के लिए क्या है, एक सुप्रीम बॉडी है। तो इसके पावर क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, देखो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या होता है, देखो, द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द इंटायर कंट्री और फॉर द पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए भी कानून बना सकता है और किसी देश के मतलब हमारे देश के किसी पर्टिकुलर एक रीजन के लिए भी क्या कर सकता है, वो जो है रूल जो है बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया जैसे आधार कार्ड। जो आधार कार्ड का जो बिल जो आया था या आधार कार्ड वाला जो रूल आया था वो पूरे इंडिया के लिए था। उसी तरीके से वो चाहे गवर्नमेंट तो क्या कर सकता है, छत्तीसगढ़ के सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए, सिर्फ यूपी के लिए, सिर्फ बिहार के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी क्या कर सकता है, वो गवर्नमेंट जो है रूल बना सकता है। बट इन प्रैक्टिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग द लॉज। लेकिन लॉज को एक्चुअल में बनाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होते हैं और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब आप लोग जिसको नाम से जानते हो, कलेक्टर, सचिव, अपर सचिव, सेक्रेटरी, ये सब जितने भी बोलते हैं ना, जिसका सिलेक्शन जो होता है वो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होता है। तो उसके जितने भी कलेक्टर्स जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, रूल्स को बनाने में जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है, तो पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ इस बिल को क्या करती है, या तो पास करती है या फिर उसको पास नहीं करती है। मेन ड्राफ्टिंग करने का काम जो होता है, वो जो क्या होता है, जिसकी पार्टी में ज्यादा वोट होते हैं, मतलब जिसके ज्यादा मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स के लोगों, उसके मेंबर्स के जो लोग होते हैं, जैसे अभी बीजेपी, बीजेपी के पास ज्यादा क्या है, एमपीज हैं। तो वो क्या करेगा, उसके एमपीज जो होंगे वही क्या करेंगे, रूल को जो है बनाने में, जो है ड्राफ्टिंग करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। So the parliament's role is usually limited to approving a law even though it is the supreme body। पार्लियामेंट भले ही हमारी सुप्रीम बॉडी है, लेकिन फिर भी इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसका जो काम है वो बिल को पास करना ही इसका काम जो है होता है। Any important bill proposed a law cannot be presented in the parliament without getting the approval of the cabinet। अगर आप कोई नया नियम या नया कानून बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में उसको रखने से पहले आपको कैबिनेट का जो है परमिशन जो है लेना पड़ेगा। कैबिनेट में कौन आते हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं, तो उनसे परमिशन जो है आपको लेना पड़ेगा। अब देखो, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इसमें से कोई भी आदमी जो है बिल ला सकता है आराम से। लेकिन जो बीजेपी में नहीं है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अदर पार्टीज के, जैसे आम आदमी पार्टीज के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टीज के, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो अदर देन बीजेपी, वो भी क्या कर सकते हैं, बिल को जो है ला सकते हैं। लेकिन उस बिल के जो है पास होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि देखो, अगर उनके पास बहुमत होता, उनके पास अगर मेजोरिटी होती, तो वो क्या करते, खुद अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते कि नहीं। तो जिनके पास मेजोरिटी कम होती है, जैसे अपोजिशन पार्टी, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि मान लो कांग्रेस अभी क्या है, अपोजिशन में है, कांग्रेस ने कोई बिल लेकर आया और वो बिल शायद ही पास हो पाए, ऐसा ऐसा सिनारियो आज तक जो है नहीं हुआ है। मतलब जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है ना, मेजोरिटी वाली पार्टी जो होती है वही क्या करती है, बिल लाती है और उन्हीं का बिल क्या होता है, पास होता है। अपोजिशन में जो पार्टी होती है अगर वो बिल लेकर आती है तो वो पास जो है नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी कम रहती है। After a bill is presented, it is first examined by the parliamentary subcommittee। जब बिल को क्या किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो सबसे पहले इसको कौन चेक करता है, पार्लियामेंट के सब कमेटी ग्रुप जो होती है वो इसको क्या करती है, चेक करती है। सो मोस्ट डिबेट्स ऑन द बिल यूजुअली हैपन इन द सब कमेटी। और उस बिल से रिलेटेड जितने भी डिबेट्स होते हैं वो सब कमेटी में जो है होते हैं। विच सेंड्स इट रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं, सब कमेटी मतलब 4-5 लोगों की एक कमेटी होती है जो कि बिल पर क्या करती है, डिबेट्स करती है, और फिर पार्लियामेंट को अपना रिपोर्ट जो भेजती है कि हाँ ये बिल सही है, ये बिल गलत है करके। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंटेड इन द सब कमिटीज। और उन सब कमिटीज में क्या होते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो है मेंबर जो है होते हैं। दैट वाई इट इज कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मिनी लेजिस्लेचर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनी लेजिस्लेचर भी जो है बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कोई बिल अच्छा है या कोई बिल अच्छा नहीं है उसको पार्लियामेंट में रखना चाहिए,
कि नहीं रखना चाहिए, उस पर वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो किसी कंट्री के लिए या हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वो सारी के सारे उसके प्रॉस और उसके सारे के सारे कॉन्स जो है वहां पर डिस्कस किए जाते हैं। Once a bill is presented, it is debate in the both the houses. अगर यहाँ पर क्या हुआ, मिनी लेजिस्लेचर ने बिल को क्या कर दिया, हाँ बोल दिया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, और फिर पार्लियामेंट के क्या होगा, दोनों हाउसेस में जो है ये जाएगा। अब जब दोनों हाउसेस में ये बिल्स पास हो जाएंगे, उसके बाद ये अगला स्टेप कहाँ जाएगा, हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट के पास जो है साइन करने के लिए जाएगा। If the Council of Ministers enjoy a majority in Parliament, then it is almost certain that the law will be passed. अगर जो मेजोरिटी वाला पार्टी का सरकार है, तो वो जो भी बिल लेकर आते हैं, वो बिल ऑलमोस्ट क्या होता है, पास जो है हो ही जाता है। लेकिन माइनॉरिटी वाला अगर कोई पार्टी बिल लेकर आता है, तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ही कम जो है होते हैं। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया है, हाउ इज द पार्लियामेंट डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर द इनेक्टिंग द लॉ। अब देखो, अगर कोई बिल पार्लियामेंट में पास हो गई, अच्छी बात है, लेकिन उसको अप्लाई करने का काम, उसको लागू करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे एजुकेशन के फील्ड में मान लो क्या हुआ, एक बिल आया और वो बिल जो है पार्लियामेंट में पास हो गया, दोनों हाउसेस से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और प्रेसिडेंट ने भी उन पर क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब ये जो बिल है उसको, ये तो थ्योरी हुई, अब इसको प्रैक्टिकल मतलब ग्राउंड स्टेट पर लाने का काम कौन करता है, ग्राउंड पर लाने का काम करता है हमारे एग्जीक्यूटिव। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे और उसके थ्रू जितने भी कंट्रीज या जितने भी स्टेट्स में जो है चीफ सेक्रेटरीज होते हैं या एजुकेशन सेक्रेटरीज होते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ये जो है ग्राउंड लेवल पर जो है आता है। तो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, अलग अलग फेसेस में जो है इसको करते हैं। Do you think this has a positive or negative effect of the proposed law? आप क्या समझते हो कि ये जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्रपोज्ड लॉ है, देखो यहाँ पर आपको एक बिल के बारे में दिया होगा, अ डिबेट ऑन द लोकपाल बिल इन द पार्लियामेंट। आपने इसके बारे में सुना ही होगा, लोकपाल बिल के बारे में, कि ये क्या था लोकपाल बिल। ठीक है, लोकपाल बिल के बारे में आपको पता होगा कि बेसिकली करप्शन से रिलेटेड जो है बहुत एक चीज था, जिसमें सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि लोकपाल बिल जो है पास होना चाहिए करके, जिसके थ्रू हम लोग करप्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अच्छी चीज है भाई, करप्शन को कम करेंगे तो हमारा ही तो पैसा होता है ना। अब जैसे विजय माल्या को देखो, विजय माल्या क्या किया, 10,000 करोड़ लेके भाग गया, वो पैसा किसका है, सरकार का नहीं है, वो आम आदमी का है, जिसने बैंक में क्या किया था, पैसा जमा किया था। तो उसी तरीके से बिल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बिल अच्छे होते हैं, हो सकता है कुछ बिल जो है खराब भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में ये जो लोकपाल बिल है ये क्या है, बिल्कुल सही है। सेकेंड चीज देखते हैं, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एंड मेकिंग इट्स आंसरेबल। अब यहां पर देखो, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और उनको आंसरेबल कैसे करते हैं। आंसरेबल मतलब आप ऐसा नहीं कि जैसे बीजेपी की मेजोरिटी है तो कुछ भी बिल ला लेगी, उसको क्या करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, किसको, पार्लियामेंट को, कि हाँ मैं ये बिल इस पर्पस के लिए लाना चाहता हूँ, इसमें ये चेंजेस लाना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही तो इसको दूर करने के लिए हम लोग नया लॉ जो है लाना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, जो मेजोरिटी वाली पार्टी होती है उसको आंसरेबल करना पड़ता है। देखो, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, मैंने वही चीज बताया कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की गवर्नमेंट अपने मर्जी से कोई भी लॉ प्रपोज नहीं कर देगी, भले उसके पास मेजोरिटी है, लेकिन उस बिल को लाने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हम लोग इस बिल को इस पर्पस के लिए लाना चाहते हैं करके। दिस इसेंशियली मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसको लाता कौन है, इसको लाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी होते हैं वो लेकर आते हैं, और वही क्या करते हैं, बिल को पेश करते समय पार्लियामेंट को बताते हैं कि हाँ हम ये बिल लेकर आ रहे हैं, इसके ये फायदे होंगे, ये ऐसे ऐसे होंगे करके उसके बारे में जो है क्या करते हैं, वहां पर पूरा डिस्कशन जो है करते हैं। Any member of parliament can ask the minister question relating to their ministry and the ministers are obliged to give proper answer। और कोई भी मेंबर जो होता है, चाहे कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, समाजवादी का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो है क्वेश्चन जो है किससे कर सकता है, मिनिस्टर से जो है क्वेश्चन कर सकता है, और जो मिनिस्टर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस क्वेश्चन का आंसर जो है देना पड़ेगा। इफ दे गिव रॉन्ग आंसर दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट, और अगर किसी मिनिस्टर्स ने क्या क्या गलत आंसर दिया तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके पोस्ट से जो है उसको हटाया भी जा सकता है। जैसे मान लो कांग्रेस के एक मेंबर ने क्या किया, होम मिनिस्टर से जो है अमित शाह, अभी के डेट में हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश में जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस जो सिस्टम है,
उनमें कितनी खर्चा होता है, पुलिस सिस्टम में हमारे यहाँ कितने खर्चे होते हैं या आर्मी में कितने खर्चे होते हैं। तो अगर उन्होंने क्या किया, जानबूझकर कोई गलत आंसर दिया और बाद में पता चला कि उनका जो आंसर है वो क्या है, गलत है, तो क्या होगा पता है, उनको उसके पोस्ट से क्या किया जा सकता है, रिमूव भी कर दिया जा सकता है। Question can be asked in the comment made at any stage of parliament proceeding when a policy is being formulated, when a policy or law is being implemented and even after it is implemented। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी भी पूछ सकते हैं, जब पॉलिसी बन रही हो तब भी पूछ सकते हैं, जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही तब भी पूछ सकते हैं, या इंप्लीमेंट होने के 5 साल बाद भी क्या कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया बताओ आपने 5 साल पहले एजुकेशन नामक एक बिल लेकर आया था, उसके क्या-क्या फायदे हुए और कितने नुकसान हुए बताओ करके। तो ऐसा कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If the House is not satisfied with an answer given by the government, it can pass a no confidence motion to dismiss the government। अगर पार्लियामेंट क्या होता है, किसी मिनिस्टर के आंसर से अगर एग्री नहीं करता है, उसको लगता है कि इसने गलत आंसर बताई है, लोगों से जो छुपा रहे करके, तो फिर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के लोग हटाना चाहते हैं, तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन टू डिसमिस द गवर्नमेंट। ये बिल अगर ये बिल लेकर आना पड़ता है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसको अपना इस्तीफा जो है, रिजिग्नेशन जो है देना ही पड़ता है। As people's representative, member of parliament and the state assemblies have the power and the freedom to work in the effective and the fearless manner। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो चाहे स्टेट के हो, सबको क्या है, फ्रीडम है अपने अपने तरीके से जो है क्या करने का, काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, अ मेंबर कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट फॉर एनीथिंग सी और सी से इज, कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इन अ कोर्ट फॉर एनीथिंग सी और ही says in parliament, this is called the parliament privilege। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कैसे फ्रीडम है उनको बात करने का। तो अगर किसी आदमी ने पार्लियामेंट पर कोई स्पीच दिया, तो उस स्पीच चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको आप कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते कि इस मेंबर ने क्या किया है, गलत स्पीच दिया है करके आप कोर्ट में जाकर केस जो है फायर नहीं कर सकते। तो ये उनका क्या है, फ्रीडम है, कि उनका फ्रीडम क्या समझ में आ गया, उनसे क्वेश्चन जो है आप नहीं कर सकते, पुलिस में नहीं जा सकते, आप कोर्ट भी जो है नहीं जा सकते हो। अगला है देखो फाइनेंशियल पावर। ऑल गवर्नमेंट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस टू द जनरेट्स रिसोर्सेज टू कवर देयर एक्सपेंस। जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको काम करने होते हैं। तो सब काम करने के लिए क्या करते हैं, सबके सब जो है टैक्स लगाते हैं, और टैक्स लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, कलेक्ट भी जो है करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, लेइंग टैक्सेस एंड यूटिलाइजिंग टैक्स रेवेन्यू आर कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। कितना टैक्स लगाना है इस साल, कितना वसूली करना है, ये सब काम कौन देखता है, पार्लियामेंट जो है देखता है। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट अ बजट ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट। और हर साल क्या होता है, 31st हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो कब से कब तक चलता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है, इसको हम लोग एक साल जो होता है इसको बोलते हैं वन फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमको कितना टैक्स लगाना है और कितना पैसा हमको कलेक्ट करना है, इसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो पैसा का लेखा जोखा देखती हैं, वो क्या करती हैं, एक बजट पेश करती हैं। बजट का मतलब क्या होता है, साधारण सा चीज में अगर आपको बताऊं सिंपल वर्ड में, बजट का मतलब क्या होता है कि रफली कितने खर्चे और कितने हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो कैबिनेट के बिहाफ में क्या करती है, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जो है बजट पेश करते हैं, which gives details of the expenditure the government plans to incur and the tax proposal to the generate the required revenue। और वो पूरे पार्लियामेंट को बताती है कि हमारा सरकार जो है इन इन लोगों पर इतना इतना टैक्स लगाएगा, इन इन चीजों पर इतना टैक्स लगाएगा, और इस साल इतना पैसा आएगा, और इस पैसे में हम लोग 500 करोड़ यहाँ यूज करेंगे, 1000 करोड़ यहाँ यूज करेंगे, 10,000 करोड़ एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, 15,000 करोड़ रुपए रोड बनाने में करेंगे, 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। ऐसे करके जो है वहां पर जो है अपना आइडिया जो है, मतलब आइडिया नहीं, एक मॉडल जो है बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा करके। द लोकसभा अप्रूव्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रपोज फॉर द ईयर। फिर उसके बाद लोकसभा उस पर क्या करती है, वोटिंग करती है, और फिर वोटिंग करने के बाद वो चीज क्या होती है, अप्रूव हो जाती है। ओनली आफ्टर द अप्रूवल कैन द गवर्नमेंट लेवी टैक्स और स्पेंड स्टेट फंड। उसके बाद जब ये अप्रूव हो जाता है, फिर उसके बाद सीधा क्या होता है, ये जो है टैक्स जो है लागू हो जाता है। द पार्लियामेंट thus has the right to provide or stop the funds for the government's budget and expenditure। The government also has to account for its expenditure in the parliament।
अब पार्लियामेंट ये भी कर सकती है कि गवर्नमेंट ने मान लो बोला कि इस साल हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो जो पार्लियामेंट के जो मेंबर वो बोल सकते हैं कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से कितना खर्च करो, 80,000 करोड़ रुपए ही खर्च करो, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च मत करो करके। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, उनके खर्चों को जो है हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो कम कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखो, फोरम फॉर डिबेट। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम फॉर द डिबेट इन द कंट्री। हमारे कंट्री में अगर किसी रूल पर, किसी चीज पर अगर डिबेट करना है तो उसका सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा होता है, आपका पार्लियामेंट होता है। नो वन कैन कर्व दिस पावर फॉर द डिस्कशन, इसको कोई छीन नहीं सकता। द मेंबर हैव द फ्रीडम टू स्टेट देयर व्यू ऑन एनी सब्जेक्ट विदाउट फियर। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकता है, बिना डरे अपनी बात को वहां पर क्या कर सकता है, रख सकता है। द हाउस कैन दस डिबेट एनी टॉपिक दैट इज द प्रेजेंटेड टू इट। दिस डिस्कशन आर नॉट कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट। और जितने भी डिस्कशन होंगे वो डिस्कशन जो है क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नहीं होंगे, सबके सामने होंगे। इसीलिए किसी भी टॉपिक पर जब डिस्कशन होता है तो न्यूज चैनल में क्या होता है, उसका लाइव जो है टेलीकास्ट भी जो है होता है। The proceeding of the house are presented on TV and the newspaper to inform the peoples। और न्यूज़पेपर में आता है कि इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, और उससे पहले किस में आ जाता है, न्यूज चैनल में जो है आ जाता है कि ये बिल पास हुआ, ये चीजें आज लोकसभा में या ये चीजें राज्यसभा में जो है यहाँ हुई है करके। अब देखो ये जो डायग्राम जो दिया है ना, सेम टू सेम ऐसा डायग्राम आपको क्या करना है, फाइनल एग्जाम में भी जो है बनाना है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा कि सोशल के पेपर को कैसे बनाना है। देखो सोशल का पेपर जो है बहुत लोग टफ समझते हैं, लेंदी मानते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप सोशल में आराम से 90 प्लस मार्क्स जो है ला सकते हो। तो सोशल को लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसमें फ्लो चार्ट बनाओ, उसमें हेडिंग डालो। तो ये सारी की सारी चीजें जब एग्जाम नजदीक आते जाएंगे तो मैं उस समय आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैथ्स का आंसर आपको कैसे करना है, साइंस के आंसर कैसे लिखने हैं, सोशल के आंसर कैसे लिखने हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर फ्लो डायग्राम बनाना है, कहाँ पर फ्लो डायग्राम नहीं बनाना है, ये सारी की सारी चीजें वहां पर देखेंगे। तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। देखो फंक्शन एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो फंक्शन और पावर जो पार्लियामेंट के क्या क्या होते हैं देखो। तो सबसे पहला यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शन। यहाँ पर हमने देखा लेजिस्लेटिव फंक्शन में क्या था कि एक नया रूल बनाना, अगर कोई पुराना रूल है तो उसको अमेंड करना, ये सब किसमें आते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन में जो है आते हैं। फिर दूसरा होता है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर में क्या होता है, बजट को पास करना, ये जो है फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट का। फिर उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिसकी सरकार होती है, उससे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। डिबेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द फंक्शन इन द डिलिबरेटिंग ऑन द मेरिट्स एंड डीमेरिट। किसी भी टॉपिक पर क्या करते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है और उसके प्रॉस और उसके कॉन्स को जो है जानते हैं, ये सही है या गलत है करके। फिर उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है सिलेक्शन भी कौन करते हैं, ये पार्लियामेंट के लोग जो है करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं, जैसे कंडक्ट एन इंक्वायरी टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जज ऑफ द हाई एंड सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम देयर पोस्ट। अगर आपको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए जो है हटाने का प्रोसीजर कहाँ होता है, पार्लियामेंट में ही होता है। अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ द इमरजेंसी। अगर हमारे कंट्री में किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो रही, जैसे वॉर की हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, इंटरनल हो, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास जो है होता। नेक्स्ट पावर है पार्लियामेंट का, वो है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास जो है होता है। कोई स्टेट असेंबली जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास है पावर, ना तो प्रेसिडेंट के पास अकेला है, ना सुप्रीम कोर्ट के पास अकेला है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास अकेली पावर है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। बोथ हाउसेस हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। जो दोनों हाउसेस हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउस को क्या है, इक्वल पावर है। किसके लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। मतलब बाकी सब फील्ड में पावर्स अलग अलग हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना है, इसमें दोनों हाउसेस का पावर कैसे है, सेम है। Each amendment has to be passed by 2/3 majority of the each house before being sent to the president for approval। प्रेसिडेंट को अप्रूवल करने से, भेजने से पहले कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट वाला जो बिल है वो दोनों हाउसेस से
2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी मतलब जैसे मान लो अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं तो 100 का 2/3 कितना होगा, लगभग 67। तो 67 वोट जो है उसको उसके फेवर में होने चाहिए। लेकिन लोकसभा में कितने होते हैं 550, तो 550 का 2/3 निकाल लो तो जितना भी होगा उतने उतने वोट से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए मैक्सिमम कितने होते हैं 250, तो 250 का 2/3 निकाल लो, जो आएगा उतने वोट जो है उस बिल के फेवर में होने चाहिए, तब वो है पास होगा। फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा किसके पास, फाइनल स्टेप प्रेसिडेंट के पास। अगला फंक्शन है इलेक्टोरल फंक्शन। इलेक्टोरल फंक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्शन करना। किसका, देखो, द पार्लियामेंट परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन सच एज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हमको क्या करना है, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करना है और वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करना है, तो उसमें कोई कॉमन पीपल जो वोट करने नहीं जा सकता। वहां पर कौन वोट करता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं और स्टेट असेंबली के मेंबर्स जो है करते हैं। तो उनको सिलेक्शन में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है। अगला है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, देखो, वन ऑफ द पार्लियामेंट जुडिशियल फंक्शन इज टू बी डिबेट एनी प्रपोजल टू रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एनी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम देयर पोस्ट। अगर हमको किसी स्टेट के हाई कोर्ट, देखो अब हाई कोर्ट कहाँ होता है, स्टेट्स में होता है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ होता है, सेंट्रल लेवल पर होता है। तो अगर किसी भी स्टेट का अगर हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना है, या प्रेसिडेंट को करना है, या वाइस प्रेसिडेंट को करना है, तो ये करने का राइट किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास जो है होता है। अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो प्रेसिडेंट को हटा भी सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी क्या कर सकते हैं, वो रिमूव जो है कर सकते हैं। अगला देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, विच फंक्शन डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है कौन सा फंक्शन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो हमारा हो गया जुडिशियल फंक्शन, और दूसरा हमारा क्या हो गया, जुडिशियल फंक्शन के अलावा जो है यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल पावर है, और ये जो हमारा अगला है कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिव, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब नए नए रूल्स बनाना आम आदमी के लिए, ये सब क्या है हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके सब जो है क्या है, वो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द पार्लियामेंट डज नॉट पास द बजट। अगर बजट पास नहीं हुआ, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, मान लो बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, जैसे अभी रिसेंटली जो है 2020 का जो बजट पेश किया था, किसने किया था, निर्मला सीतारमण ने। तो अगर उन्होंने जो बजट पेश किया और वो बजट मान लो वोटिंग हुई पार्लियामेंट में और पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो अगर बजट पास नहीं होगा तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना रेजिग्नेशन जो है देना ही पड़ेगा, मतलब उसको अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा, मतलब बीजेपी की सरकार गिर जाएगी उसके बाद। तो बजट का पास होना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हु आर द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ द करेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। तो करेंट लोकसभा के अभी कौन है प्रेसिडेंट, लोकसभा के जो है प्रेसिडेंट कौन, लोकसभा के चेयरपर्सन है अभी ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और राज्यसभा के कौन है, एम वेंकैया नायडू। और राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आई थिंक हरिहरन करके कोई है, और आप उसको एक बार सर्च कर लेना। और लोकसभा के जो वाइस चेयरमैन है ये हैं कांग्रेस के हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक या साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो आप उसको क्या करना है एक बार सर्च कर लेना। लेकिन लोकसभा के जो चेयरपर्सन है ओम बिरला, ये कंफर्म है। और यहाँ के जो राज्यसभा के जो है वो एम वेंकैया नायडू ये हैं, और इसके हरिहरन है वाइस चेयरमैन, और लोकसभा के हैं, एक बार इसको आप जो है वो चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो, हाउ मेनी सीट आर देयर इन छत्तीसगढ़ फॉर द लोकसभा। तो हमारे लोकसभा में कितने सीट है छत्तीसगढ़ में, 11। पहले जो है 12 इलेक्शन, मतलब जब 2009 में इलेक्शन हुआ था, तो 2009 में जो है हमारे यहाँ 2009 और 2003 में जब इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम हमारे छत्तीसगढ़ में कितने सीटें थी, 12 सीटें थी। लेकिन जब 2009 और 13 का इलेक्शन हुआ, तब उसमें क्या किया गया, एक लोकसभा सीट को जो है कम कर दिया गया। मेक अ रीजन वाइज लिस्ट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको क्या करना है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं ये कहाँ कहाँ पर है, ये आपको इसका लिस्ट जो है बनाना है। जैसे रायपुर में एक सीट है, रायपुर पूरा रायपुर का दो सीट है रायपुर में। उसके बाद एक सीट है रायगढ़ में, एक सीट है जांजगीर चांपा में, एक सीट है आपका इधर कोरबा साइड है, एक सीट आपके, 2 सीट बस्तर साइड है,
तो ऐसे कितने सीटें हैं उसका लिस्ट जो है आपको बनाना है, वो आपको मिल जाएगा। आप जाना नेट पे सर्च करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, वहां पर आपको छत्तीसगढ़ का डिटेल मिल जाएगा कि अभी करंट में जो है कौन MP है और कहां कहां पे जो है लोकसभा की सीटें रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द छत्तीसगढ़ फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें हैं। फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर। फिर से वही बोल रहा है कि अब ये 5 सीटें कहां कहां से हैं, तो एक तो महासमुंद से है, दूसरा दुर्ग से है, तीसरा रायपुर से है, चौथा रायगढ़ से है और एक पांचवा जो है बस्तर से है। तो ये 5 सीटें हैं जो कि राज्यसभा के लिए जो है इलेक्टेड जो है होते हैं। हो सकता है कुछ इसमें से मिस्टेक भी हो गया होगा, तो आप एक बार नेट से सर्च कर लेना। अब आगे देखते हैं हम लोग, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है। वैसे तो हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर जो होती है बहुत कम होती है, सिर्फ नाम मात्र का है। रियल पावर जो होता है वो किसके हाथों में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में जो है होता है। वहीं पर अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो एक फेडरल सिस्टम है और वहां पर जो सुप्रीम पावर होता है किसके पास होता है? वहां के प्रेसिडेंट के पास। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होता है और हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी होता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्स है। ब्रिटेन का, USA का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, जितने भी कंट्रीज में उस समय कॉन्स्टिट्यूशन थी उन सब का जो है मिक्स करके जो है ये बना हुआ है। तो हमारा जो सिस्टम है आधा ब्रिटेन जैसा चलता है और आधा जो है USA जैसा जो है चलता है। The branch of government that implements the policies and the laws approved by the legislature and the perform the administrative function is called executive। तो ये executive का definition हो गया। अगर आपको बोलेगा व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव याद रखना गवर्नमेंट का वो ब्रांच जो कि क्या करती है, जिसको जो है लॉज को, पॉलिसीज को क्या करती है? अप्रूव करती है। और अप्रूव, जैसे पार्लियामेंट अप्रूव करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट। तो अगर किसी रूल को, किसी पॉलिसी को, किसी लॉ को अगर पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया तो उसको परफॉर्म कराने का काम, उसको एग्जीक्यूटिव कराने का काम कौन करता है? एक पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव। ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये ग्राउंड लेवल पर क्या करता है? रूल्स को जो है इंप्लीमेंटेड करने का काम जो है करता है। अब देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर मेनली जो है 3 लोग आते हैं। प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आते हैं मतलब इसका मतलब यहाँ पर वो भी आ गए सारे आपके जो क्या बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होते हैं वो भी आ गए। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन सबको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है ना। तो इनडायरेक्टली वो सबके सब भी जो है आ गए। अब देखो क्राइटेरिया, अगर आपको इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, अब 25 साल उम्र होने पर आप क्या कर सकते हो? प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, उससे पहले नहीं बन सकते। उसके बाद देखो इलेक्शन कैसे होता है इनका, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्टली जो है होता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, याद रखना नॉमिनेटेड नहीं आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, लोकसभा में 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होता है इसमें ये 14 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये नॉमिनेटेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन जो है इलेक्शन के थ्रू हुआ है। इसके अलावा स्टेट में भी वही, स्टेट में भी नॉमिनेशन करने के लिए एक एक सीट रहती है, तो वो नॉमिनेटेड वाले लोग जो है इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा के मेंबर जो है मिलकर ही क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है? तो सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, जैसे आज के डेट में बीजेपी है, तो बीजेपी वाले क्या करते हैं? अपने में से एक लीडर को चूज करते हैं और बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि हम इसको अपना जो है हेड बनाना चाहते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली सिलेक्शन कौन करता है? जो मेंबर्स होते हैं पार्टीज के वो करते हैं। अप्रूव करने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है करता है। अब उसके बाद देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारे इंडिया में पॉलिसीज, हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है आपको कितना जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सेकेंड क्लास फेल, फर्स्ट क्लास फेल आदमी भी हमारे इंडिया में क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट जो है बन सकता है।
जबकि आप वहां पर जाओगे कहाँ, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को बनना है तो वहां पर एक मिनिमम एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है कंपलसरी है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे नहीं है। उसके बाद देखो अदर क्वालिफिकेशंस, इसके अलावा और क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो लोकसभा का मेंबर बनने के क्वालिफिकेशन उसके पास होने चाहिए। अगर कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो है उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वोट मांगो इंडिया से, इंडिया के लोगों से ज्यादा वोट मिल गया जिस पार्टी को, वो बन जाएगा। उसके बाद ओथ, ओथ देखो मतलब शपथ। तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो दिलाता है, और ये कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट को जो है ओथ कौन दिलाता है, तो इसको दिलाते हैं प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को भी कौन दिलाते हैं, इसको जो है प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5-5 साल होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कोई फिक्स नहीं होता है। जब वो अपना क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस अगर खो देते हैं, मतलब बहुमत मेजोरिटी खो देते हैं, तो वो अपने आप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट गिर जाती है। अब मेथड ऑफ रिमूव, आप इसको रिमूव कैसे कर सकते हो, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट। और इस इम्पीचमेंट में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो सिलेक्शन में जो होता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, नॉमिनेटेड लोगों को अलाउड नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, देखो जब इम्पीचमेंट होता है तो सबसे पहले तो स्टेट के लोगों को अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, देखो कि इनके सिलेक्शन में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट के जो मेंबर होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन जब उनको हटाने की बारी आती है तो ये जो है उसमें हटाने के प्रोसीजर में जो है ये शामिल नहीं हो सकते। पहला डिफरेंस ये है, याद रखना ना, कि चुनाव में विधानसभा के विधायक लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब इम्पीचमेंट करना हो तब उस समय इस विधायक का कोई रोल नहीं होता। उस समय सुप्रीम रूल किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इनके इलेक्शन में नॉमिनेटेड लोग शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनको हटाने में नॉमिनेटेड लोग भी शामिल हो जाते हैं, मतलब वो 14 लोग भी इनको हटाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा में क्या करो, सिंपली एक बिल लेकर आओ और बिल को पास करा दो, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाओगे, तो इफ नो मेजोरिटी इन लोकसभा कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। जब तक लोकसभा में किसी भी पार्टी का बहुमत है, मेजोरिटी है, तब तक उस पार्टी को नहीं हटा सकते, मतलब इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को भी आप रिमूव नहीं कर सकते। जिस दिन लगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि हाँ इस सरकार के पास, इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो उसको प्रूव करने के लिए जो है बुलाया जाता है, और जब वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना रेजिग्नेशन जो है देना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके बाद हम लोग और भी चीजें देखेंगे, जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट का हाउस कैसा होता है, और भी क्या क्या मेंबर्स होते हैं, इनका सिलेक्शन कौन करता है, ये सारी चीजें आप वहां पर देखोगे। यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है किसका, प्रेसिडेंट भवन का, मतलब राष्ट्रपति के जो हाउस है उसका, राष्ट्रपति भवन का पिक्चर है। और हमारे दुनिया की, अगर पूरे दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जो टॉप 5 जो कंट्री के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, उनके रहने की स्थान की अगर हम लोग बात करें, उनके प्लेसेस की बात करें, तो हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट हाउस है वो टॉप 5 में जो है आता है। जैसे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पेंटागन में, या जिसको आप लोग क्या बोलते हो, व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो जहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं उसको पेंटागन या व्हाइट हाउस बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ का जो प्रेसिडेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन जो है बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, ये अपने आप में क्या है, एक दुनिया है इसका हाउस। अगर कभी मौका मिले तो यहाँ घूमने जाइएगा, आपका पार्लियामेंट भी, और उसी के जस्ट नजदीक है आपका राष्ट्रपति भवन। तो ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिफरेंस में होगा, एक ही बाउंड्री में ही है, इतना बड़ा बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली में। यहाँ पर अगर पार्लियामेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा राष्ट्रपति का जो है हाउस जो है मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।